हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 37 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाहिनी ओर 7वां होगा जो कि बाएं सिरे से 12वां है। देखिए, सबसे पहला सिचुएशन इसमें है हमारे पास कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश ये क्या है, ये कैसे है, हमको सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेना है। तो देखिए, ए से लेकर के एम तक इसको कहा जाता है प्रथम अर्धांश, और एन से लेकर के जेड तक इसको कहा जाता है द्वितीय अर्धांश। ठीक है, इसको कहा जाता है फर्स्ट स्टेप, इसको कहा जाता है सेकेंड स्टेप, इसको कहा जाता है पूर्वार्ध, इसको कहा जाता है उत्तरार्ध, इसको कहा जाता है फर्स्ट हाफ, इसको कहा जाता है सेकेंड हाफ। ठीक है, अब क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस द्वितीय अर्धांश को क्या करना, विपरीत क्रम में, यानी कि जेड और ये हो गया एन, यहाँ पर ए से लेकर के ये एम तक। प्रथम अर्धांश में कुछ नहीं बोला है तो प्रथम अर्धांश जैसे वैसे ही रहेगा। अब फिर क्या है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाहिने और 7वां होगा, कौन सा अक्षर उस अक्षर के मतलब व्हाट अक्षर के दाहिने और 7वां, दाहिने और 7वां मतलब क्या, जेड की ओर दाहिने और 7वां होगा जो कि बाएं सिरे से 12वां है, जो कि बाएं सिरे से क्या कितने नंबर पर, तो जो कि बाएं सिरे से 12वें नंबर पर है, उसके दाईं ओर 7वां वह अक्षर कौन सा होगा। तो 12 और 7 हो जाता है क्या, 19। ठीक है, 12 और 7 19। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि यहाँ पर सबसे पहले ये सर आप जोड़ क्यों दिए, तो देखिए दाएं और बाएं, लेफ़्ट और राइट, बाएं और दाएं, लेफ़्ट और राइट को जोड़ा जाता है, राइट और लेफ़्ट को भी जोड़ा जाता है, लेफ़्ट और लेफ़्ट को घटाते हैं और राइट को भी क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है ये बाएं से 12 के दाएं 7 ये सिचुएशन है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया। तो अब यहाँ सिचुएशन है कि ये 12 7 19 तो हो गया, लेकिन ये 19 जो है ये सिचुएशन तो अलग अलग है, क्योंकि देख लीजिए ये यहाँ से यहाँ 13 लेटर अलग है और ये जेड के बाद अलग है। तो यहाँ क्या किया जाए, तो देखिए आप सीधा क्या करिए, तो ये 13 लेटर तो मेरे किसी काम का है नहीं, क्योंकि हम ये 1 2 3 4 13 करें या फिर डायरेक्ट इसको 13 कहें, ये तो 13 ही होगा। तो 19 में से, इस 19 में से मैंने 13 को घटा दिया, हो गया कितना, तो 6। अब बताइए, जब जेड के साइड से गिनती करते हैं तो आप गिनती के संख्या को सही तरीके से लाने के लिए आप क्या करते हैं, तो 27 में से घटाते हैं, तो 27 में से 6 को घटा दिए, हो गया 21। और 21 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, तो 21 नंबर पर लेटर होता है यू, लेटर होता है यू। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा यू, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। ठीक है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं इसको। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इधर दायां किनारा तो दाएं, और इधर है बायां किनारा तो इधर लिख देंगे हम बाएं। क्या बोला, किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और वह 40 मीटर चला। तो दक्षिण दिशा की ओर कितना चला, 40 मीटर, दक्षिण में चला वो 40 मीटर चला। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा, अब यहाँ से क्या किया, बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, और चला हुआ 30 मीटर और बिंदु Q पर पहुँच गया। यह Q बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी है, तो P बिंदु तो यहाँ पर है और Q बिंदु यहाँ पर है, तो यह P बिंदु जो Q बिंदु से कितनी न्यूनतम दूरी पर है और किस दिशा में है। तो देखिए सीधा सीधा बात है, अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन तो है ही नहीं जो घटाएंगे, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन भी नहीं है जो हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, और
बगल में प्राप्त, बगल में मतलब ईस्ट और साउथ बगल में हुआ, नॉर्थ और ईस्ट बगल में, और साउथ और वेस्ट बगल में, और वेस्ट और नॉर्थ दोनों बगल में हुआ। ठीक है, तो बगल में जब संख्या हमें प्राप्त हो जाता है तो उसका दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो कर्ण निकालते हैं। क्या करते हैं, कर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम ये निकालेंगे। तो आप किसी एक को लंब मान लीजिए, किसी एक को आप आधार मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमने 40 का स्क्वायर और ये 30 का स्क्वायर, ये रूट अंडर हो जाएगा कितना 1600 और ये 900 2500। 2500 को जब आप रूट तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, तो ये रूट 2500 का रूट तोड़ेंगे हो जाएगा 50। यानी कि इस 40 और 30 से जो हमें कर्ण प्राप्त हुआ वह कर्ण प्राप्त हुआ 50। इसका मतलब यह हुआ कि P बिंदु से Q बिंदु जाने के लिए, P बिंदु से Q बिंदु जाने के लिए हमको 50 मीटर चलना होगा। कितना मीटर, तो 50 मीटर चलना होगा। ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन है किस दिशा में, तो देखिए अब यहाँ पर दिशा के लिए क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, सेम डायरेक्शन जोड़ते हैं, और दिशा के लिए जिस जिस दिशा में अंतिम समय में हमें जिस दिशा में संख्या प्राप्त होता है उसको हम दिशा के रूप में लिख लेते हैं। तो आप देख लीजिए किस किस दिशा में संख्या है, साउथ में और ईस्ट में और साउथ में। तो आप इसको लिखिए ईस्ट और साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब दिशा में 50 मीटर की दूरी पर अभी वह है। और इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन सी। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट का कहना हो सकता है कि सर ये तो चलिए रूल आप बता दिए, हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है। यदि आप यहाँ पर डायग्राम बना करके दिखला देते तो हमें बहुत अच्छे तरीके से यह क्वेश्चन, आपका यह रूल क्लियर होता। मैं जानता हूँ कि आपने जब यह क्वेश्चन डायग्राम से बनाया होगा तो आपसे आराम से बन गया होगा। और चूंकि कुछ स्टूडेंट को यह रूल मालूम नहीं है, हो सकता है उनको यह दिक्कत कर रहा होगा। जो भी स्टूडेंट मुझसे यह रूल पढ़े हुए हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मुझे पता है। तो चलिए हम देखते हैं, खास करके उस स्टूडेंट के लिए जिसके लिए ये नियम नया है और उनको लगता है कि नहीं डायग्राम ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए बाबू, ये ज़्यादा रूल अच्छा है। इस रूल से आप दाएं बाएं कहीं कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही आसान सा नियम है। हम फिर भी आपको जो है डायग्राम से बना करके दिखला देते हैं। लिखा गया है, किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। तो सबसे पहला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, वह यहाँ से वह किधर चलना शुरू किया, तो दक्षिण दिशा में। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर वो है। ठीक है, दक्षिण दिशा में वो चलना शुरू किया। अब फिर क्या किया, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। इसके बाद 40 मीटर चला और ये चला वो मान लीजिए 40 मीटर। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से जब वह बाईं ओर मुड़ेगा तो बायां ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, देख लीजिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो बायां इधर मुड़ेगा। और कितना मीटर चलेगा, तो 30 मीटर वह चला। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर खास करके कुछ स्टूडेंट को दायां बायां में दिक्कत हुआ होगा, जबकि यहाँ पर दायां बायां में कहीं कोई परेशानी नहीं है। बायां और दायां दोनों लिखा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला कि बिंदु यह क्यू बिंदु P बिंदु से न्यूनतम दूरी पर और किस दिशा में है। तो ये यहाँ पर P बिंदु है, ये यहाँ Q बिंदु पर पहुँच गया, तो ये न्यूनतम दूरी और दिशा बताइए। तो अब आप जानते हैं कि इसमें हमको दूरी निकालना पड़ा तो भी कर्ण, और यहाँ पर 40 और 30 का जब आप दूरी निकालेगा इस तरीके से तो आप भी कर्ण ही निकाले होंगे, तो ये कर्ण तो 50 आएगा ही आएगा, ये तो सबको मालूम है। इसके बाद दिशा के मामले में आप देख लीजिए, इस दिशा में आप गए हैं, यहाँ से आप इस दिशा में गए हैं, तो किस दिशा में गए, साउथ ईस्ट में। 50 मीटर साउथ ईस्ट, आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा गया है 8 + 6
मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 3 माइनस 4 इक्वल टू व्हाट। और जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया जा रहा है, साइन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, 8 प्लस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर भागा 6, गुने का अर्थ हो जा रहा है माइनस 4, डिवाइड का अर्थ हो जा रहा है यहाँ पर गुने 3, और माइनस का अर्थ हो जा रहा है प्लस 4। ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन देखिए, 8 भागा 6, 4 गुने 3 हो जाएगा 12, बटा 1 करना पड़ेगा क्योंकि भिन्न का जोड़ घटाव बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। 6 1 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 6 ख़त्म हो गया तो 8 माइनस है 6 12 72 1 6 तो हो जाएगा यहाँ पर 4, तो हो जाएगा कितना 24। और इन सभी को घटाने और जोड़ने जो भी है, इन सभी को जोड़ने घटाने पर हमको प्राप्त हो जाएगा -40/6। और जब हम 40/6 को जब हम डिवाइड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20/3, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा -20/3, और ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा गया यहाँ पर s और यहाँ पर u, तो s और u तो हो जाएगा +2, ठीक है। t और r हो गया -2, a और c हो गया आपको यहाँ पर +2, ठीक है। इसी प्रकार से i और k तो +2, o और m -2, n और p +2, यानी कि सीधा सीधा भाषा में कहें तो +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 हो रहा है। तो b में +2 कर दीजिए, हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा आपको d। r में -2 करिए हो जाएगा p, i में +2 करिए k, n में -2 करिए हो जाएगा l, और g में +2 करिए हो जाएगा i। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लिखा गया है नीचे दिए गए अंक क्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है। 7 से पहले 4 नहीं है, लेकिन ठीक बाद में 2 है, यानी कि हमको 72 चाहिए। हमको क्या चाहिए 72, लेकिन यहाँ 4 है तो नहीं होगा ये 72, तो ये ठीक है, 72 ये भी ठीक है, और 72 ये भी ठीक है, 72 लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 4 है पहले। तो कुल मिला के कितने हो गए 1 2 3, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा गया है प्रकाश अरुण से भारी है। प्रकाश अरुण से भारी है, तो ये हो जाएगा प्रकाश, और नीचे यहाँ कहीं भी अरुण हो सकता है, कहीं भी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हम इसमें, ठीक है। तो प्रकाश अरुण से भारी है। इसके बाद जो वरुण से हल्का है, जो वरुण से हल्का है, यानी कि अरुण जो है वो क्या है, वरुण से हल्का है। हम इधर लिख रहे हैं अरुण जो है वह क्या है, वरुण से हल्का है, वरुण से हल्का है। इसके बाद हल्का है, प्रबोध प्रकाश से हल्का और वरुण से भारी। अब देखिए प्रबोध प्रकाश से हल्का, प्रबोध प्रकाश से हल्का और वरुण से भारी, तो वरुण से भारी तो इसका मतलब प्रबोध यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वरुण और यहाँ पर हो जाएगा अरुण। क्लियर है सबका? एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। प्रकाश अरुण से भारी है, प्रकाश अरुण से भारी है। जो वरुण से हल्का है, अरुण जो है वो वरुण से हल्का है। प्रबोध प्रकाश से हल्का, प्रबोध जो वो प्रकाश से हल्का, और वरुण से भारी, और वरुण से भारी। प्रबोध प्रकाश से हल्का और वरुण से भारी है। हो गया। अब है जब, अब इसमें सबसे भारी, उससे कम, उससे कम और सबसे कम भारी।
जब उन्हें उनके भार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो हम घटते क्रम में ही व्यवस्थित किए हैं, तो उनमें से कौन ऊपर से तीसरे क्रम पर होगा? तो ऊपर से पहला, ऊपर से दूसरा, ऊपर से तीसरा कौन है? तो वरुण है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा वरुण, ऑप्शन सी। 7 नंबर है, उन सब में सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी कौन है? देख लीजिए, प्रकाश है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रकाश, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन लिखा गया है P गुने Q का अर्थ है P Q का भाई P है। देख लीजिए, Q का भाई P है। इसके बाद है P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है। P भागा Q का अर्थ है Q की बहन P है। तो M का चाचा A है। निम्नलिखित किससे प्रदर्शित होता है? M का चाचा A है, तो मुझे A को जो है चाचा बनाना है, और चाचा का मतलब होता है पुरुष। चाचा का मतलब क्या होता है? पुरुष। तो मुझे A को क्या बनाना है? तो A को मुझे पुरुष बनाना है। तो चलिए A को पुरुष बनाया जाए। तो P गुना Q का अर्थ है Q का भाई P है, यानी कि P जो है वो भाई है। तो P के बाद जब गुना, तो इसका मतलब A के बाद जब गुना तो A भाई हो जाएगा। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। जब A के बाद जो है प्लस का चिन्ह रहेगा तो ये पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा तो पुरुष, पुरुष हो जाएगा तो चाचा भी हो जाएगा। P भागा Q का अर्थ है बहन, बहन तो ख़त्म है कहानी। तो हमको A के बाद प्लस चाहिए, A के बाद गुना चाहिए। तो आप देखिए A के बाद यहाँ पर भागा है, तो बताइए कभी ऑप्शन डी कभी भी आंसर होगा? तो ऑप्शन डी आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास है ऑप्शन ए, बी और सी। इसमें आप सबसे पहला ये चीज़ सोचिए, ये 3 ऑप्शन में से हम किसको टिक करें? आप सोचिए पहले। M का चाचा A है, A को मुझे चाचा बनाना है। तो चाचा किसको कहते हैं? पिता के भाई को चाचा कहते हैं। पिता के भाई को चाचा कहते हैं। अब सिचुएशन है कि जब पिता के भाई को चाचा कहते हैं तो मुझे A को भाई बनाना है कि A को पिता बनाना है? चाचा मतलब पिता का भाई, तो A को मुझे क्या बनाना होगा? तो भाई बनाना होगा, यानी A के बाद गुना का चिन्ह होना चाहिए। और A के बाद गुना का चिन्ह किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो सकता है, 100% हम अभी नहीं बोल रहे, हो सकता है। अब यहाँ चूँकि यहाँ पर और भी 2 ठो है, इसीलिए हम इस विकल्प को क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। भागा का अर्थ है बहन, तो J और M के बीच भाई बहन का रिश्ता। अब यहाँ पर है D का मतलब, प्लस का मतलब पिता, तो बहन का पिता तो कौन? पिता। अब पिता का भाई कौन? तो चाचा, यानी कि B कौन हो गया? चाचा हो गया। ये 100% क्लियर हो गया। आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा गया है कुछ कलम पुस्तक है। कुछ कलम पुस्तक है, सभी पुस्तकें छर है। पहला निष्कर्ष, सभी कलमें छर है। सभी कलम छर के अंदर है क्या? देख लीजिए, तो नहीं है, गलत। कुछ कलम छर है। कुछ कलम, कलम देखिए, कुछ कलम छर है कि नहीं है? तो है, तो दूसरा सही। कुछ पुस्तकें कलम है। कुछ पुस्तक कलम है, ये भी क्या हो जाएगा? सही। सभी छरें कलम है, सारा का सारा छर जो है वो कलम है क्या? तो नहीं है, तो गलत। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा भी गलत। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को जो है 150 वाले रूल से बना करके देख लें, उसमें क्या जा रहा है। तो कुछ का केस है, सब्जेक्ट जाएगा आपको 50, प्रेडिकेट भी जाएगा 50। सभी का केस है, सब्जेक्ट 100 और प्रेडिकेट 50। तो पहला निष्कर्ष है सभी कलमें छर है। सभी कलमें छर है, तो कलम यहाँ पर, छर यहाँ पर, पुस्तक पुस्तक कॉमन मिला, लेकिन दोनों ही पुस्तक क्या है? एक पुस्तक 50, एक पुस्तक 100। कॉमन टर्म से कॉमन टर्म मिलना चाहिए। दो कथन से निष्कर्ष बनाने के लिए, दो कथन से निष्कर्ष बनाने के लिए कॉमन टर्म का होना जरूरी है। कॉमन टर्म में से कम एक 100 होना जरूरी है। 100 हो गया। तो चलिए
कलम यहाँ पर 50 और हम यहाँ वैल्यू लिखना भूल गए थे, वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर पहले 100, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर 100 और यहाँ पर हो जाएगा आपको 50। ठीक है, 100 और 50। चलिए देखें क्या क्या जा रहा है। तो हमारे पास जो निष्कर्ष जा रहा है अभी, पहला है सभी कलमें छर है, तो कलम यहाँ पर, छर यहाँ पर, कलम 50, छर भी 50, कलम 50, 50 कलम यहाँ पर 100 हो गया। कथन के वैल्यू से निष्कर्ष का वैल्यू अधिक हो गया, सही की गलत? तो गलत। इसको हम आसान भाषा में बोलते हैं कि यदि 50 रुपया वाला सामान 100 रुपया में मिलने लगेगा तो क्या आप खरीदिएगा? नहीं खरीदिएगा, इसलिए गलत। कुछ कलम छर है, कलम यहाँ पर, छर यहाँ पर, ये भी 50, ये भी 50, दोनों जगह 50 50, कॉमन टर्म मिला करके तो हम चेक कर ही लिए थे, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सही। कुछ पुस्तकें कलम है, पुस्तक यहाँ पर, कलम यहाँ पर, सिंगल स्टेटमेंट से बन रहा, डबल का तो ज़रूरत ही है ही नहीं। तो पुस्तक 50, तो पुस्तक 50, कलम 50, कलम 50, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सही। चौथा है सभी छरें कलम है, सभी छर जो है वो क्या है? कलम है। सभी छर कलम है, तो देखिए इसमें क्या जा रहा है, सभी छर कलम है में देखिए क्या जा रहा है, छर यहाँ पर है 50 और यहाँ पर छर जो है वो हो जा रहा है 100, तो 50 कभी भी 100 बनेगा? नहीं बनेगा, इसीलिए चौथा क्या हो गया? गलत। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, पहला और दूसरा और तीसरा सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा गया है सभी बिल्लियां तोते हैं, सभी बिल्ली तोता है, कोई तोता हरी नहीं है, तोता जो है वह हरी नहीं है, अलग। तो अब है पहला निष्कर्ष, कोई बिल्ली हरी नहीं है, बिल्ली हरी नहीं है, देख लीजिए हरी है क्या? तो नहीं है, तो ये क्या हो गया? सही। दूसरा, सभी तोते बिल्लियां हैं, सभी तोते बिल्लियां हैं, सारा का सारा तोता क्या बिल्ली के अंदर है? तो नहीं, तो गलत। तीसरा है कुछ तोते बिल्लियां हैं, कुछ तोता जो है वो बिल्ली है, ये क्या हो जाएगा? तो सही। चौथा, कुछ बिल्लियां हरी है, कुछ बिल्ली जो हरी है क्या? तो नहीं है, तो गलत। तो पहला सही, तीसरा सही, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न 10 का ऑप्शन बी। इसी क्वेश्चन को हम लोग अब जो है 150 वाले रूल से देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए सभी वाला है, तो यहाँ पर 100, निष्कर्ष यहाँ पर तोता 50, तोता यहाँ पर कोई नहीं का केस है, तो तोता भी 100, हरा भी 100, कोई नहीं तो बिल्ली भी 100, हरा भी 100, सभी तोते बिल्लियाँ हैं तो सभी यहाँ पर 100, बिल्ली 50, तोते बिल्लियाँ हैं, कुछ तोते बिल्लियाँ, तोता 50, बिल्ली भी 50, कुछ बिल्लियाँ हरी है, यहाँ पर बिल्ली भी 50 और हरी भी 50। तो चलिए देखें यहाँ पर क्या सिचुएशन जा रहा है अब हमारे प्रश्न का। तो जैसा कि 10 नंबर क्वेश्चन में दर्शाया गया है, सभी बिल्लियाँ तोते हैं, निष्कर्ष है कोई बिल्ली हरी नहीं है, बिल्ली यहाँ पर, हरा यहाँ, हरी यहाँ पर, कॉमन टर्म मिलना चाहिए, तोता और तोता कॉमन टर्म मिला, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, पास कर गया ये। अब है एक पॉजिटिव एक निगेटिव से निगेटिव बनेगा, सही। बिल्ली यहाँ पर 100, बिल्ली 100, हरी यहाँ पर 100, हरी यहाँ पर 100, सही, कन्फर्म सही। दूसरा है सभी तोते बिल्लियाँ हैं, तोता यहाँ पर, बिल्ली यहाँ पर, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तोता यहाँ पर 50, ये हो गया 100, 50 कभी भी 100 बनेगा? नहीं बनेगा, इसीलिए दूसरा गलत। कुछ तोते बिल्लियाँ हैं, तोता यहाँ पर, बिल्ली यहाँ पर, बिल्ली यहाँ पर 100 है, बिल्ली यहाँ 50 है, सही है। तोता 50 है, तोता 50 है, सही है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सही है। कुछ बिल्लियाँ हरी है, बिल्ली और हरी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव से निगेटिव कंक्लूजन बनता है, यहाँ पॉजिटिव कंक्लूजन बनाया गया, इसीलिए निष्कर्ष चौथा गलत। तो पहला और तीसरा सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला गया इसमें सभी खिड़कियां कालीन है, सभी खिड़कियां, खिड़की जो है वह क्या है?
कालीन है, कालीन है, कालीन भैया नहीं है, ठीक है, कालीन ही रखिएगा इसको, कालीन है। कुछ कालीन चूहे हैं, कुछ कालीन चूहा है। तो अब है इसमें पहला निष्कर्ष, सभी चूहे कालीन हैं, सभी चूहा कालीन है क्या? तो गलत। सभी कालीन खिड़कियां हैं, सभी कालीन जो है वो खिड़की है क्या? गलत। सभी खिड़कियां चूहे हैं, सभी खिड़की जो है वह चूहा है क्या? गलत। सभी चूहे खिड़कियां, सभी चूहा क्या खिड़की है क्या? गलत। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा निष्कर्ष इसका गलत गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। इसी 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब 150 वाले रूल से बनाएंगे। सभी का केस है तो यहाँ पर 100, कालीन यहाँ पर हो जाएगा 50, कुछ का केस है 50, चूहा भी 50, सभी का केस है तो 50, सॉरी यहाँ पर 100, चूहा 100, कालीन 50। सभी का केस है, यहाँ कालीन 100, यहाँ पर खिड़की 50, सभी खिड़की का 100, यहाँ पर चूहा 50, सभी चूहा है तो चूहा यहाँ पर 100 और खिड़की हो जाएगा 50, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या गया वो देखिए। अब है पहला निष्कर्ष, सभी चूहे कालीन हैं, सभी चूहे कालीन हैं, तो चूहा यहाँ पर, कालीन यहाँ पर, चूहा 50, यहाँ पर चूहा हो गया 100, 50 कभी भी 100 बनेगा, तो पहला निष्कर्ष गलत। कालीन है यहाँ पर 100, खिड़की है 50, कालीन देख लीजिए, कालीन यहाँ पर 50 है, यहाँ भी 50 है, दोनों जगह पर कालीन देख लिए 50 है, यहाँ पर बोल रहा है कि 100 है, तो इसलिए क्या हो गया? गलत। खिड़कियाँ यहाँ पर है 100, खिड़की यहाँ पर है 100, सही है। चूहा यहाँ पर 50, चूहा यहाँ पर 50, सही है। अब देखिए, दो कथन से निष्कर्ष बनाने के लिए कॉमन टर्म का होना ज़रूरी है, और कॉमन टर्म में कम से कम कोई एक 100 होना ज़रूरी है, लेकिन दोनों का दोनों यहाँ पर 50 निकला, इसीलिए तीसरा निष्कर्ष गलत। सभी चूहे खिड़कियाँ हैं, चूहा और खिड़की, कॉमन टर्म मिला, कॉमन टर्म में कोई भी 100 नहीं मिला, तो निष्कर्ष क्या? गलत। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा निष्कर्ष गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ए कहता है बी से, मैं अमर के जन्म दिवस पर उसको प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक उपन्यास भेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है ए जो है बी को कह रहा है कि मैं जो हूँ जन्मदिवस पर, अमर के जन्मदिवस पर उसको क्या दूंगा? तो प्रेमचंद्र का द्वारा लिखित एक उपन्यास भेंट करूंगा, ऐसा ए जो है वो कहता है किससे? तो बी से। तो अब है यहाँ पर पूर्वधारणा नंबर 1, अमर के पास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कोई उपन्यास नहीं है, ऐसा तो नहीं कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो जन्म दिवस पर गिफ्ट के बारे में हो रहा है बात। तो जन्मदिन पर अगर कोई उपहार देता है तो ऐसा, इसका मतलब यह तो नहीं होता है कि जो चीज़ सामने वाले के पास नहीं है उसको वही उपहार दिया जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इसीलिए पहला जो पूर्वधारणा कहा गया है कि अमर के पास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कोई उपन्यास नहीं है, यह पूर्णतः गलत है। दूसरा है, जन्म दिवस पर पुस्तक स्वीकार करने योग्य उपहार है, तो ये हाँ एकदम यह पूर्णतः सही बात है कि जन्म दिवस पर जो है आप पुस्तक जो है दे सकते हैं उपहार के रूप में, तो सामने वाला उसे स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होगा, तो इसीलिए दूसरा नंबर पूर्वधारणा है सही। तीसरा है, अमर द्वारा ए को जन्म दिवस पर आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, जब यहाँ पर ए और बी आपस में चर्चा कर रहा है कि मैं किताब दूंगा, तो इसका सीधा मतलब है कि उसको आमंत्रित किया जाएगा, तभी तो वह जो है इस प्रकार का विचार बना रहा है कि मैं जो हूँ ये खरीद के दूंगा, मैं जो हूँ वह उपहार दूंगा, मैं जो हूँ यह उपहार दूंगा। उसको यह मालूम है कि मुझे निमंत्रण मिलेगा, तभी तो। अगर उसको मालूम रहता कि निमंत्रण मिल भी सकता है, निमंत्रण नहीं भी मिल सकता है, तो वो कभी भी उपहार फिक्स नहीं कर लेता कि मैं ये उपहार दूंगा। अगर जिसको निमंत्रण मिलने और नहीं मिलने की संभावना होती है कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो वह उपहार फिक्स नहीं करता, वह सोचता है निमंत्रण जब मिलेगा तब देखेंगे क्या खरीदना है, ठीक है। इसीलिए तीसरा नंबर पूर्वधारणा जो है सही है कि अमर द्वारा ए को जन्म दिवस पर आमंत्रण किया जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। वर्तमान वेतन में खर्चा पूरा कर पाने
में असमर्थ होने पर तरुण ने दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली। देखिए, वर्तमान समय में वह जिस कंपनी में काम कर रहा है, उस समय में जितना उसको वेतन मिल रहा था, उसमें वह जो है अपना खर्चा जो है, दिनचर्या जो है, दिन का जो खर्चा होता है, टोटल महीने भर का जो खर्चा है, वह पूरा नहीं कर पा रहा था। वो उसमें वह असमर्थ हो रहा था। इसीलिए वह क्या किया, दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब वह दूसरे कंपनी में नौकरी करेगा। तो पूर्वधारणा नंबर 1 है, नई कंपनी में काम का माहौल बेहतर है। यहाँ काम का माहौल बेहतर देख करके तो वो नहीं आया है। यहाँ पर उसको जो है सैलरी ज़्यादा चाहिए, उसको जितना सैलरी में वहाँ मिल रहा था उससे उसका भरण पोषण नहीं हो रहा था, इसीलिए तो वह ज़्यादा सैलरी वाला नौकरी करना चाह रहा है। तो यहाँ पर यह कहना कि काम का माहौल बेहतर है, ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि इस बात का कोई जानकारी हमारे प्रश्न में नहीं दिया गया है। दूसरा है, वर्तमान कंपनी हल्का वेतन देती है। जब हल्का वेतन देती है तभी तो उसका भरण पोषण नहीं हो रहा था। यदि उसका भरण पोषण हो जाता तो वह वहाँ पर क्यों रहता। इसीलिए दूसरा पूर्वधारणा हो गया इसका सही। तीसरा है, नई कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को ऊंचा वेतन देती है। सभी कर्मचारी को ऊंचा वेतन देती है या नहीं, नई कंपनी जो है जिसमें जो है वो तरुण जा रहा है नौकरी करने अब, तो उस नई कंपनी में सभी कर्मचारी को ऊंचा वेतन मिलता है कि नहीं मिलता, ये हमारे चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन तरुण को जितना रिक्वायरमेंट चाहिए उतना उसको ज़रूर मिल रहा होगा, तभी तो वो वहाँ नौकरी करने गया है। इसीलिए नई कंपनी में सभी कर्मचारियों को ऊंचा वेतन मिलता है, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए तीसरा पूर्वधारणा हो गया गलत। तो पहला पूर्वधारणा गलत, दूसरा पूर्वधारणा सही, तीसरा पूर्वधारणा गलत। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है आपको 14, लिखा गया है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह संसाधनों की गंभीर कमी के मद्देनज़र सरकारी खर्चों में कमी करे। यानी कि संसाधन में जो है, संसाधन को आप देखिए, संसाधन में कमी कीजिए, गंभीर कमी करने के मद्देनज़र सरकारी खर्चों में, सरकार का जितना खर्चा है उसको आप क्या करिए, कम करिए, क्योंकि आगामी 6 महीने तक राज्यों को कोई अतिरिक्त सहायता स्वीकृत नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा कि आपके जो खर्चे हैं उस खर्चे को आप कम कीजिए, क्योंकि आगामी 6 महीने तक जो है हम आपको अतिरिक्त सहायता, अगर आप हमसे बीच में या फिर कभी भी अतिरिक्त सहायता मांग दीजिएगा तो वह हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए आप अपने खर्चे को उस हिसाब से कीजिए। तो पूर्वधारणा नंबर 1 है, राज्य सरकारें अपने खर्चे के लिए पूर्णतया केंद्र सरकार पर निर्भर है। ऐसा तो नहीं कहा गया कि पूर्णतः हुआ केंद्र सरकार पर निर्भर है, ये तो पूर्णतः गलत है। दूसरा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खर्च खाते का पुनर्निरीक्षण किया है। जब पुनर्निरीक्षण किया तभी तो वह जो है बोल रहा है कि आप अपने खर्चे को कम कीजिए। इसीलिए दूसरा तर्क हो गया आपको, दूसरा पूर्वधारणा हो गया आपका सही। तीसरा है, राज्य सरकारें निर्देशों के अंतर्गत चलेगी। राज्य सरकार जो है निर्देशों के अंतर्गत चलेगी, तो यह बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही और तीसरा भी सही। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दर्शाया, यह जो है क्वेश्चन आपको गाधांश का क्वेश्चन है। इसमें दर्शाया गया है गाधांश में, यह पैसेज जो है, पैसेज का क्वेश्चन हम आपको पहले बता दें कि पैसेज का क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, परिच्छेद का प्रश्न। तो देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न को पढ़ने के बाद तभी आप क्या कीजिए, पैसेज को पढ़िए। ठीक है, प्रश्न को पढ़ने के बाद ही आप परिच्छेद को पढ़िए। और फिर क्या होगा, प्रश्न को पढ़ लेने से पहले क्या होगा, तो प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या प्रश्न हमें पूछा गया है। और परिच्छेद यानी कि कहानी जब आप इसका पढ़िएगा तो फिर आपको वहाँ से सीधा पता चलते चले जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ लें। क्या है पहला, इसमें क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, भूतकाल में उत्पादन इकाइयों के अंडी के, भूतकाल में उत्पादन इकाइयों के अंडी के बीज की आपूर्ति गुजरात किया करता था।
अंडी का उत्पादन जो है उसका बीज का उत्पादन कौन करता था? तो गुजरात किया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात भारत का एकमात्र राज्य है जो अंडी के बीज का उत्पादन करता है। ठीक है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत अपनी घरेलू मांग पूरी करने के बाद अंडी के तेल का निर्यात करने हेतु पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सकता है। बहुत अच्छा, यानी कि इसमें कहा गया है कि घरेलू मांग जितना है उसका, तो उसके अंडी का तेल का निर्यात करने के लिए क्या है, पर्याप्त मात्रा में उत्पादन ये कर सकता है। घरेलू मांग पूरा करने के बाद, यानी कि पूरे भारत में जितना मांग होगा वो पूरा करने के बावजूद भी निर्यात कर सकते हैं, इसमें यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडी के तेल का उत्पादन एक लाभकारी व्यापार प्रस्ताव बन गया है, यानी कि अंडी के तेल के उत्पादन से जो है व्यापार अच्छा फलेगा फूलेगा, लाभ पहुंचाएगा, यह कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका, अंडी के तेल के उत्पादन में अंडी के बीजों की बिक्री के बजाय ज़्यादा अधिशेष की गारंटी है। इसमें बोला कि तेल के उत्पादन में अंडी के बीज का जो है बिक्री से क्या होता है, ज़्यादा अधिशेष प्राप्त होता है, यह इसका गारंटी बोल रहा है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन हम पढ़ें। पैसेज इसका, विदेशों में अंडी के तेल की मांग में विस्फोटक वृद्धि गुजरात में अंडी के बीजों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रही है। कहा गया इसमें कि विदेश में जो अंडी के तेल की मांग है, और मांग नहीं है, विस्फोटक वृद्धि हुआ है, मतलब बहुत अत्यधिक मांग है। और उसमें क्या है, तो गुजरात में अंडी के बीजों की अर्थव्यवस्था, गुजरात में जो अंडी का बीज जो होता है तो वह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है, यानी कि अंडी के बीज के कारण जो है अर्थव्यवस्था में बहुत ही परिवर्तन आ रहा है। और वह अंडी का बीज कहाँ से है, तो गुजरात से है। अब क्या बोला, यह राज्य अंडी के तेल के उत्पादन के एक सशक्त केंद्र के रूप में भली भांति उभर कर आ रहा है। यह जो है क्या हो रहा है कि परिवर्तन आ रहा है, साथ ही साथ अंडी के तेल के उत्पादन के रूप में सशक्त केंद्र, यानी कि बहुत ही अच्छा जो है मजबूत केंद्र जो है बन रहा है, और ये फल फूल रहा है और भली भांति उभर करके आ रहा है, बड़े पैमाने पर आ रहा है। और एक बड़े व्यापार केंद्र की उनकी वर्तमान स्थिति पृष्ठभूमि में सिमटती जा रही है। और क्या हो रहा है, वर्तमान में जो इसकी स्थिति जो है पृष्ठभूमि में सिमटता चला जा रहा है। बहुत अच्छा है। अंडी के तेल के निर्यात जो कि अब मूल्य समर्थित आरंभ करने वाला व्युत्पादिक में बदल गया है कि व्यापारिक संभावनाएं इतनी अच्छी है कि पहले से ही काफ़ी सारी अंडी के बीज की पिराई करने वाले इकाइयां आ गई है और अन्य भी आने वाली है। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा इसमें जो है व्यापारिक संभावना है कि क्या किया गया है कि पहले से ही अंडी के बीज से तेल को पेरने का, यानी कि तेल निकालने का काम तो चल ही रहा है, साथ ही साथ अन्य इकाइयाँ मतलब और भी मशीनरी जो है इसमें, यह कहने का उसका कि और भी मशीन जो है इसका आने वाला है, ऐसा कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लें इसमें। भूतकाल में उत्पादन इकाई के अंडी के बीज की उत्पादन गुजरात किया करता था। तो भूतकाल में ये किया करता था, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। जबकि हम यहाँ पर देख लें, थोड़ा सा प्रश्न की ओर एक बार चलते हैं, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि विस्फोटक वृद्धि हुआ है, सबसे पहला चीज़। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें आप देखिए ऊपर से चौथा लाइन में आप देखिए, एक बड़े व्यापार के केंद्र की उनकी वर्तमान स्थिति पृष्ठभूमि में सिमटती जा रही है। वर्तमान स्थिति ऐसा है, इसका मतलब वो पहले कुछ ना कुछ था, तभी तो अभी और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पर है कि पहले का बात हमारे प्रश्न में वो क्लियर परिच्छेद में नहीं कहा गया है, और चूँकि अभी जो है वो ज़्यादा फल फूल रहा है, तो हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि पहले से था नहीं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यदि अनुमान संभवतः सत्य है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संभवतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात भारत का एकमात्र राज्य है जो अंडी के बीज का उत्पादन करता है। तो देखिए
एकमात्र राज्य है ऐसा नहीं कहा गया। हमारे प्रश्न में यह कहा गया है कि अंडी के बीज का उत्पादन जो है गुजरात में ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, इस बात का है। यानी कि भली भांति फल फूल रहा है, ये बात कहा गया है, न कि एकमात्र राज्य कहा गया है। ऐसा कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही ऐसा है। इसीलिए आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी, जानकारी अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी घरेलू मांग पूरी करने के बाद अंडी के तेल का निर्यात करने हेतु पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सकता है। जी हाँ, वहाँ जो है वह जब नया नया मशीन ला रहा है, सबसे पहले तो वह जितना बीज का पिराई करता था, यानी कि जितना तेल वह निकालता था, उसके बाद अन्य मशीनरी भी, आप प्रश्न में आप देख चुके हैं कि अन्य इकाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है और अन्य आने वाली है, और अन्य आने वाली है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर घरेलू मांग को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ निर्यात भी करेंगे। पर्याप्त क्या बोला, अपने घरेलू मांग पूरा करने के बाद अंडी के तेल का निर्यात करने हेतु पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सकता है। ये भी संभावना ही दर्शा रहा है कि कर सकता है। तो जब अन्य प्रकार का मशीनरी और मंगा रहा है, अन्य प्रकार का भी आने वाला है, तो इससे तो सीधा बात है कि घरेलू मांग पूरा करने के बाद जो वह विदेशों में भेजा जा सकता है। इसीलिए 17 का आंसर हो जाएगा, अनुमान निश्चित रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडी के तेल का उत्पादन एक लाभकारी व्यापार प्रस्ताव बन गया है। तो आप तो इसमें पूरा का पूरा प्रश्न में आप वही चीज़ देखे रहे हैं कि अंडी के तेल से ये फ़ायदा, अंडी के तेल से ऐसे फ़ायदा, अंडी के तेल से इस प्रकार का प्रॉफिट, अंडी के तेल से जो है अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर बढ़ रहा है, यही सब कहा जा रहा है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमान निश्चित रूप से सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडी के तेल के उत्पादन में अंडी के बीजों की बिक्री के बजाय ज़्यादा अधिशेष की गारंटी है। देखिए इसमें क्या बोला कि अंडी के तेल के उत्पादन के बजाय, यानी कि अंडी का तेल का उत्पादन और बीज के बिक्री, क्या बोला, अंडी के तेल के उत्पादन में अंडी के बीजों की बिक्री के बजाय ज़्यादा अधिशेष की गारंटी है। इसका कहना है कि अंडी का तेल बेचिएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बीज बेचिएगा तो कम प्रॉफिट होगा। इसका कहने का यही तात्पर्य है। जबकि आप प्रश्न में बीज का तेल से, तेल का बीज से कहीं भी तुलनात्मक भाव, आप देख लीजिए पूरे प्रश्न को, पैसेज को पढ़ करके, कहीं भी तुलनात्मक भाव प्रकट नहीं किया गया है। इसीलिए 19 नंबर का आंसर हो जाएगा, जानकारी अधूरी है। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 से 24। लिखा गया इसमें P, Q, R, S, T और U 6 मित्र हैं और एक क्लब के सदस्य हैं। ठीक है, अलग अलग खेल है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। अब इसमें क्या कहा गया, टी जो कि, तो यहाँ पर सबसे पहले 6 मित्र, हम 6 मित्र का चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो है हमारे पास 6 मित्र है। इस 6 मित्र का हमको चर्चा करना है। अब इसमें क्या कहा गया है वो देखिए, इसमें है कि टी जो कि पी और एस से लंबा है, टेनिस खेलता है। तो टी खेलता है टेनिस, और ये क्या है, पी और एस से लंबा है। लेकिन पी और एस में कौन लंबा कौन छोटा वो मुझे अभी मालूम नहीं है। इसके बाद जो उनमें सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है। तो इसका मतलब है कि बास्केटबॉल बोला यहाँ हो जाएगा बास्केटबॉल। इसके बाद क्या है, जो उनमें जो सबसे नाटा है वह वॉलीबॉल खेलता है। तो वॉलीबॉल वाला यहाँ हो जाएगा वॉलीबॉल। इसके बाद क्या है, क्यू और एस
ना तो वॉलीबॉल खेलते हैं ना ही बास्केटबॉल। Q और S ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो हम लिख लेते हैं Q और S यहाँ नहीं होगा भाई, Q और S यहाँ भी नहीं होगा भाई, ठीक है। चलिए, R वॉलीबॉल खेलता है, तो वॉलीबॉल यहाँ पर है तो R यहाँ पर हम लिख दें, R वॉलीबॉल खेलता है। इसके बाद क्या है वो देखिए, इसके बाद लिखा है R वॉलीबॉल खेलता है, ऊंचाई के लिहाज से T Q जो फुटबॉल खेलता है, ऊंचाई के लिहाज से T Q जो फुटबॉल खेलता है, तो Q क्या खेलता है, तो Q खेलता है फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो बोला ऊंचाई के लिहाज से T Q जो फुटबॉल खेलता है और P के बीच में है, T जो है Q और P के बीच में है, तो P तो है नीचे, P है क्या नीचे, तो इसका मतलब है Q T और P, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ये तीन एडजस्टमेंट कहाँ हो सकता है, तो 1 यहाँ पर, तो Q यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। Q यहाँ जाएगा तो T यहाँ जाएगा तो P यहाँ जाएगा, तो बचा कौन, S, तो S कहाँ जाएगा, तब S यहाँ जाएगा एकदम, क्योंकि P और S दोनों नीचे है ना। तो ये हो गया यहाँ पर यहाँ पर Q, यहाँ पर T, यहाँ पर P और यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो S। अब बच कौन रहा है, तो U बच रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा U। तो Q क्या क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो लिख दीजिए इसको फुटबॉल। T क्या खेल रहा है, टेनिस। P क्या खेल रहा है, तो नहीं मालूम। Q क्या खेल रहा है, नहीं मालूम। तो यहाँ पर क्या मालूम क्या है हमें, तो हमको मालूम है कि S जो है वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, नहीं खेल रहा है। S जो है बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, नहीं खेल रहा है। Q जो है वॉलीबॉल बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, फुटबॉल खेल रहा है। तो P और S का क्या, तो बच गया हमारे पास क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन। इस दोनों में हम जो है यह चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्रिकेट कौन खेलेगा और बैडमिंटन कौन खेलेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ इस प्रकार का सिचुएशन बन रहा है। अब यहाँ सिचुएशन है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 20 नंबर सवाल है हमारे पास। 20 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या है, S क्या खेलता है, तो S जो है निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि क्रिकेट खेलता है या बैडमिंटन खेलता है। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्या पूछ रहा है, 21 नंबर में पूछा जा रहा है उनमें से कौन R से लंबा पर P से नाटा है। R से लंबा P से नाटा है S, और S दिया गया ऑप्शन डी में, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है उनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल U खेलता है, और U दिया गया है ऑप्शन बी में, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है वो देख लीजिए। तो T R से लंबा है, T R से लंबा है, सत्य है। U Q से लंबा है, U जो है वो Q से लंबा है, ये भी सत्य है। P R से नाटा है, P जो है वो R से नाटा है क्या, तो ये असत्य है, यानी कि आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी। और 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अगर उन्हें उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में खड़ा किया जाए तो कौन सा दूसरे क्रम पर आएगा। हम ये अवरोही क्रम में ही एडजस्ट किए हैं, और ये दूसरे नंबर पर देख लीजिए कौन आ रहा है, तो Q आ रहा है, और Q दिया गया ऑप्शन बी में, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25 से 27। लिखा गया नीचे दी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़िए और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। औद्योगिक संबंधों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक कोऑर्डिनेट चुना जाना है जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें रखी गई है, अभ्यर्थी को होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी को क्या सब होना चाहिए, यहाँ पर वह चीज़ पूछा जा रहा है। तो क्या क्या है, मनोविज्ञान या क्रमिक प्रबंधन में स्नातक होना चाहिए। दूसरा है
कि उसने किसी संगठन में क्रमिक प्रबंधक के रूप में कम से कम 10 वर्ष काम किया हो, या फिर किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में कम से कम 6 वर्ष पढ़ाया हो। ठीक है, कि उसने इसी तरह के कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में काम किया हो, कि वह 1 अप्रैल 1994 को 40 वर्ष से कम आयु का न हो। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले जो ये सभी मामले 1/4/1994 को दिए गए हैं। ठीक है, ये सब मामला कब दिया गया? तो 1/4/1994 को दिया गया। चलिए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, आलोक देसाई मनोविज्ञान में परास्नातक हैं। तो मनोविज्ञान में परास्नातक हैं तो जो इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो इसने पास कर लिया। देखिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादा इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे जैसे हम अभी आपके सामने पढ़ते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सामने सारा डाटा उपलब्ध है। बस एक बार नज़र आप क्वेश्चन पर रखिए और एक बार नज़र अपने डाटा पर रखिए। आपका क्वेश्चन का देखिएगा तुरंत आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। तो आलोक देसाई मनोविज्ञान में परास्नातक है। तो मनोविज्ञान में परास्नातक है तो देख लीजिए मनोविज्ञान या क्रमिक प्रबंधन में परास्नातक होना चाहिए। तो ये इसमें क्या हो गया? पास कर गया। दूसरा क्या है? दूसरा है और किसी संस्थान में पिछले 5 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं। और किसी संस्थान में जो है पिछले 5 वर्षों से क्या कर रहे हैं? तो अध्यापन कर रहे हैं, यानी कि पढ़ा रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि 2 नंबर में लिखा हुआ है कि उसने संगठन में क्रमिक प्रबंधन के रूप में कम से कम 10 वर्ष काम किया हो, या नहीं तो किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में कम से कम 6 वर्ष पढ़ाया हो। और ये कितने वर्ष पढ़ा रहा है? मात्र 5 वर्ष पढ़ा रहा है। तो क्या लगता है इसका दूसरा रिक्वायरमेंट क्या पूरा हो रहा है? तो सर एक काम करते हैं, इसमें क्रमिक प्रबंधन का जो 10 साल है वो हम ढूंढ लेते, कहीं वो मिल गया तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलिए वो ढूंढते हैं क्या वैसा है कि नहीं। उन्होंने पहले इस प्रकार के कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन किया है। वह 10 मार्च 1993 को 39 वर्ष का आयु के थे। सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन ये 6 वर्ष होना चाहिए था, यहाँ 5 ही वर्ष दिया गया है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए, यानी कि चुना नहीं जाना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में लिखा जा रहा है कि समीर मलकानी क्रमिक प्रबंधन में परास्नातक हैं। तो चलिए, क्रमिक विभाग में वो परास्नातक है, जबकि प्रश्न में बोल रहा है मनोविज्ञान या क्रमिक प्रबंधन में परास्नातक, यानी कि 1 नंबर क्रमिक प्रबंधन ये पास कर गया इसका। ठीक है, इसके बाद उसका जन्म 15 जनवरी 1950 को हुआ। 1950 को हुआ और ये 1994 का बात है। तो अब आप क्या करिएगा? तो 1994 में से आप 1950 को घटा करके देख लीजिए। 4, 9 में से 5 गया तो 4। ठीक है, तो ये तो 44 वर्ष के हो गए। और यहाँ पर प्रश्न में लिख रहा है कि 1 अप्रैल 1994 को 40 वर्ष से कम आयु के ना हो। 40 वर्ष से कम आयु के नहीं हो, यानी कि अधिक आयु को होना चाहिए, यानी कि ये 44 वर्ष के हैं। तो ये भी इसका क्या हो गया? एज इसका पास, यानी कि एज में ये पास कर गए। उसके बाद है वह एक कंपनी में क्रमिक में प्रबंधन की हैसियत से पिछले 12 वर्ष से काम कर रहे हैं। और हमारे प्रश्न में बोला जा रहा है 2 नंबर में कि उसने किसी संगठन क्रमिक प्रबंधन के रूप में कम से कम 10 वर्ष काम किया हो। आई 12 वर्ष काम कर रहे हैं, ये भी क्या हो गया? इसका पास। और हमें एक और जानकारी चाहिए, तीसरा नंबर जानकारी, कि वह जो है कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में काम किए हैं कि नहीं किए हैं। और ये जानकारी आप देख लीजिए हमारे प्रश्न में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो जब ये जानकारी उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? जानकारी अधूरी है, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, उस्मा सोडानी क्रमिक प्रबंधन में पीएचडी है और किसी संस्थान में पिछले 10 वर्ष से अध्यापन कर रही है, यानी कि पीएचडी है तो ये भी पास। क्रमिक प्रबंधन में पीएचडी हो गया पास। और उसके बाद जो है हमको तो परास्नातक ही चाहिए था, हमको तो एक लेवल ज़्यादा का मिल रहा है स्टूडेंट, ये तो पीएचडी मिल रहा है तो पास हो गया। इसके बाद जो है जब तक वह पीजी नहीं करेगी तब तक पीएचडी तो कर नहीं कर सकती है, इसीलिए सोडीना जो है वह हमको
पीएचडी मिल गई, यानी कि ये तो बहुत अच्छा, वेल क्वालिफाइड हमको मिल गई। यहाँ पर क्या है उसके बाद, किसी संस्थान में पिछले 10 वर्षों से अध्यापन कर रही है, जबकि अध्यापन का मामला 6 वर्ष का है, ये 10 वर्ष से कर रही है, तो ये भी पास। उसके बाद है, उसने इसी तरह के कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में काम किया है, यानी कि 3 नंबर जानकारी जो दिया गया वो भी पास। और उसका जन्म 26 अगस्त 1951 को हुआ था। जब आप इससे पहले 26 नंबर क्वेश्चन में देखे थे 50 वर्ष का 1950 में जन्म था तो उसका 44 वर्ष हो रहा था, ये 1951 में है तो क्या होगा, 1951 में जन्म है तो 43 वर्ष का होगा, 43 वर्ष का होगी और क्या। तो यहाँ पर हमारे पास तो सिचुएशन है कि 40 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, यानी कि अधिक का होना चाहिए, यानी कि एज में भी ये क्या हो गई, पास। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका चारों का चारों जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट वो पास हो गई है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चुना जाना है। आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिखा गया मयूर, प्रणव, अशोक और कुबल 4 दोस्त हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि उनमें सबसे भारी कौन है, पी और क्यू कथनों में दी गई कौन सी जानकारी पर्याप्त है। तो पी जानकारी में कहा गया है कि प्रणव मयूर और कुबल से भारी है, प्रणव जो है मयूर और कुबल से भारी है, तो ये हम मयूर के लिए एम दे रहे हैं। तो प्रणव मयूर और कुबल से, प्रणव जो मयूर और कुबल से, कुबल के लिए के और प्रणव के लिए पी, तो ये जो है प्रणव जो है मयूर और कुबल दोनों से क्या है, भारी है, तो भारी है। अब यहाँ पर ये जा रहा है सिचुएशन कि मयूर और कुबल में कौन भारी है, ये तो क्लियर हमें यहाँ जानकारी नहीं पता चल रहा 1 नंबर से। आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, पर अशोक से हल्का है। प्रणव जो है मयूर और कुबल से भारी है पर अशोक से हल्का है, अशोक के लिए हम यहाँ ए दे रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या था प्रश्न था मयूर, प्रणव, अशोक और कुबल 4 दोस्त, यह ज्ञात करने के लिए इनमें सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी तो अशोक है, हमको तो यह पता चल गया है, यानी कि 1 पी से हमारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्यू पढ़ते हैं, अकेला पी हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब क्यू पढ़ते हैं, मयूर, प्रणव और अशोक से हल्का है। मयूर जो है वह प्रणव से और अशोक से हल्का है, प्रणव से और अशोक से हल्का है। तो प्रणव और अशोक में कौन हल्का कौन भारी है पता भी नहीं है, हल्का है पर कुबल से भारी है, तो मयूर जो है वह कुबल से भारी है। इसमें तो पता चल रहा कि सबसे हल्का कौन है, इसमें सबसे भारी तो प्रणव और अशोक दोनों में से कोई एक होगा, ये हमें तो जानकारी पता चला नहीं, इसीलिए क्यू जो है वह प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकेला क्यू, केवल पी हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल पी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, यह ज्ञात करने के लिए कि जुलाई के कौन से महीने में, यह ज्ञात करने के लिए कि जुलाई के कौन से दिन, यह ज्ञात करने के लिए कि जुलाई के कौन से दिन इस वर्ष अरुण का जन्मदिन है। जुलाई के कौन से दिन जो है इस वर्ष क्या अरुण का जन्मदिन है। नीचे पी और क्यू कथनों में से किस में दी गई जानकारी आवश्यक है। ठीक है, तो जुलाई के कौन से दिन अरुण का जन्मदिन हमको ये बताना है, तो चलिए बताते हैं। उसका जन्मदिन मंगलवार को है, तो बाबू तो डायरेक्ट पता चल गया हमको, यहाँ पर दिन पूछ रहा है, अरुण का जन्मदिन है कौन से दिन और उसका जन्मदिन मंगलवार को है, ये तो यहीं से पता चल गया, तो हमको तो आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं, तो पी से जानकारी आंसर हो गया हमारा, पी से हमको आंसर पता चल गया कौन सा दिन है। क्यू में लिखा उसका जन्मदिन 18 के बाद और 22 के पहले है, 18 के बाद और 22 के पहले होता है 19, 20 और 21। तो इससे अगर मान लीजिए हम यहाँ से पता भी करेंगे तो तारीख पता चलेगा, और वो भी तारीख 3 ठो तारीख है, तो यहाँ से तो तारीख भी क्लियर नहीं हो रहा है, दिन का तो अलग बात है, इसीलिए क्यू हमारे प्रश्न का आंसर नहीं दे रहा है। तो अकेला पी हमारे प्रश्न का आंसर दे रहा है, इसलिए 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल पी से पर्याप्त प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया है, दिए गए चित्र में कितने सीधी रेखाएं हैं। तो हमको इसमें जो है चित्र जो बनाया गया है उसमें कितनी सीधी रेखा है हमको यहाँ ये दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ चित्र बना लें। तो ये हो गया एक सीधी रेखा, ये हो जा रहा है बाबू दूसरा सीधी रेखा, और ये हो जा रहा आपको तीसरा सीधी रेखा। ठीक है, देखिए हम हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है फिगर, उसको सीधी रेखा में काउंट कर लीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा सर ये तो वक्र रेखा आप खींच रहे हैं, सीधी रेखा गिनती कर रहे हैं। ये हो गया 3 लाइन हो गया। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख दें। इसके बाद यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचा गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया आपको 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब देखिए ये जैसे ही यहाँ से यहाँ जो लाइन खींचा गया इधर, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 1 लाइन इधर बन जा रहा और 1 लाइन इधर बन जा रहा, 2 लाइन हो गया। इधर आपको 1 लाइन बन जा रहा है तो 3, और ये वाला 1 लाइन हो जा रहा है आपको 4। तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस। अब यहाँ से यहाँ एक लाइन ऐसे खींचा गया तो 1 लाइन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया। तो 5 4 9 4 13 और 3 16, यानी कि कंप्लीट हो गया इसमें 16 लाइन, यानी कि 16 सीधी रेखा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ सिचुएशन है, कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि सर ये आप कैसे सीधी रेखा गिनती कर रहे हैं, पहले इसको आप कह रहे हैं 1 और उसके बाद यहाँ से लाइन खींच दे रहे हैं तो इसको कह रहे हैं 2, ये किसको कह रहे हैं 3, ये कैसे हो रहा है। 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदु, एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, ये बिंदु, तो 2 बिंदुओं के बीच खींचे जाने वाले रेखा को सीधी रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ जो लाइन खींचा गया, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, 2 बिंदु, तो एक लाइन हुआ। फिर जब यहाँ पर एक बिंदु आ गया तो एक बिंदु यहाँ से यहाँ, एक लाइन यहाँ से यहाँ, तो 1 लाइन हुआ कंप्लीट, ये हुआ दूसरा और ये हो गया तीसरा। क्लियर है अब? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन डी। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।